चलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आप लोगों को आ ही रही है? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल की क्लास के अंदर लास्ट में क्वेश्चन दिया था न्यूमेरिकल, ठीक है ना। लास्ट में एक न्यूमेरिकल दिया था और मुझे जहां तक लगता है वो न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है ना। कर लिया होगा वो न्यूमेरिकल, ठीक है ना, हो गया होगा ना। जिसने नहीं किया वो एक बार देख लेना। बहुत ही फटाफट इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं, फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, वो लेंगे नेक्स्ट थ्योरम लेंगे, ठीक है ना। चलो ध्यान दीजिएगा, तो एक बार देख लो। कुछ डायग्राम इस तरीके से था हमारे पास में, कुछ परिपथ इस तरीके से था डायग्राम। क्या देखना रे, सुनो। सबसे पहले बताइएगा ये कितना वोल्ट था? जिस तरीके से था ना, आपसे ये कह रहा था कि दिए गए परिपथ के लिए पारस्परिकता की प्रमेय क्या करो, सिद्ध करो। ये क्वेश्चन था कि दिए गए परिपथ के लिए पारस्परिकता की प्रमेय अपन को स्थापित करनी है, सत्यापित करनी है, ठीक है ना। कैसे होगी देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, सुनो ना, पहले ढंग से देख लो। ये जो परिपथ दिया हुआ है अपन को, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, देखो। जैसे ये है लूप फर्स्ट और ये है मेरे पास में लूप सेकंड। जब सोर्स पहले लूप में लगा हुआ होता है तो करंट कौन से लूप की ज्ञात करते हैं अपन, दूसरे लूप की। यहाँ पे देखो, ये सोर्स कौन से लूप में लगा हुआ है, 8 वोल्ट का पहले लूप में लगा हुआ है। तो करंट आपको पहले लूप की ज्ञात नहीं करनी होती, कौन से लूप की ज्ञात करनी होती है, दूसरे लूप की ज्ञात करनी होती है। फिर क्या करते हैं अपन, इसको यहां से उठाकर इधर लगा देंगे दूसरे लूप में, तो फिर आपको दूसरे लूप की करंट नहीं ज्ञात करनी, आपको पहले लूप की करंट ज्ञात करनी है। और ये दोनों करंट आपस में क्या आ जानी चाहिए, बराबर आ जानी चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन। 8 वोल्ट का स्रोत प्रथम लूप में लेने, और इसके अंदर तो ये पहले ही लूप के अंदर है, लेने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आओ, क्या करना है हमें, देखिएगा। ये प्लस है तो करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी, प्लस से माइनस ही तो जाएगी। जैसे इसके अंदर करंट सेम, ऐसे ही करंट इसके अंदर दिखा दो। ये करंट मान लो I1 है, ये करंट मान लो क्या है, I2 है। तो आपको कौन सी करंट ज्ञात करनी है, I2 करंट ज्ञात करनी है। सर हम I2 क्यों ज्ञात करें, क्योंकि हमारा सोर्स पहले लूप में लगा हुआ है, तो करंट हमेशा हमको दूसरे लूप की क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लूप फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं अपन लूप सेकंड। आ जाओ, सबसे पहले लूप फर्स्ट में केवीएल लगा दो। लूप फर्स्ट में केवीएल लगाने पर, केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम। चलो यहां से चलते हैं, देखो यहां से चलोगे ऊपर जाओगे, सबसे पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -8। फिर इधर चलेंगे तो 2 ओम के अंदर कितनी करंट है, I1 करंट है, तो ये कितना हो जाएगा 2I1। फिर इधर चलेंगे नीचे तो ये 4 ओम है ना, इसके अंदर 2 करंट है देखो, एक तो I1 आ रही है ऊपर से और एक I2 आ रही है कहां से, नीचे से। तो अगर मैं ऊपर से नीचे चलूंगा, इस लूप में ऐसे चल रहा हूं, देखो मैं इस लूप में कैसे चल रहा हूं, इस तरीके से चल रहा हूं। मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ, तो चलने की दिशा और I1 करंट की दिशा सेम हो जाएगी, तो 4I1 हो जाएगा। लेकिन चलने की दिशा तो ऊपर से नीचे की तरफ है और I2 करंट कैसी है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऑपोजिट हो जाएगा, तो -4I2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया 6I1 -4I2 इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। इसे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही क्या करना है, सुनो रे, ऐसे ही अपन को दूसरे लूप के अंदर केवीएल लगाना है। तो आगे देखो,
लूप सेकंड में केवीएल लगाने पर, तो लूप सेकंड में केवीएल लगाएंगे तो यहां से चलो 3, चलने की दिशा ऐसी है देखो, हमेशा ये ध्यान रखो कि मैं लूप के अंदर चलने की दिशा करंट की दिशा में ही दूंगा, जैसी करंट वैसी चलने की दिशा, ठीक है। तो I2 करंट और चलने की दिशा दोनों सेम है, तो ये हो गया 3I2। इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर देखो चलने की दिशा तो ऐसी ही I2 करंट की दिशा में, तो 4I2। लेकिन I1 करंट ऊपर से आ रही है, कैसे आ रही है देखो, ऊपर से आ रही है, और जबकि चल कैसे रहे हैं अपन स्लोप में, नीचे से ऊपर की तरफ, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया माइनस का 4I1 प्लस 7I2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर देंगे इसे 2। अब अपन को करना क्या है, सिंपल सा, समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमको किसका मान याद करना है, हमको करंट कैलकुलेट करनी है, कौन सी, I2 करंट कैलकुलेट करनी। अब I2 करंट कैसे कैलकुलेट होगी, जब I1 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो I1 कैंसिल कैसे होगी, देखो I1 कैंसिल करने का तरीका है, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो और आपस में जोड़ दो, कैंसिल हो जाएगी। तो देखो समीकरण 1 को 2 से व 2 को 3 से गुणा कर जोड़ने पर, तो गुणा करके जोड़ेंगे ना, तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना 12I1, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 दूना 8I2, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया 16, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12I1, कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21I2 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब इसको जोड़ना है ना, तो देखो जोड़ेंगे कैसे, ये तो इससे कट जाएगा, इधर से 21 में से 8 गया तो कितना बचता है 13, 13 ही बचता है ना, 13I2 बराबर 16, I2 बराबर कितना आ गया 16/13। अगर किसी ने सोल्व किया है तो ये कितना आया अपने पास में बताएगा कोई, 16/13 कितना आएगा 1.23 एम्पियर। चलो तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना 1.23 एम्पियर, 1.23 एम्पियर। जिसका ये क्वेश्चन रह रहा है वो इसे कंप्लीट करो पहले फटाफट, जिसका ये रह रहा है वो इसे कंप्लीट कीजिएगा भैया, करो पहले ये उतार लो फिर ये उतारना है, फटाफट कर लो जिसका रह रहा है ये क्वेश्चन। करो फटाफट, इसके बाद वाली थ्योरम अच्छी थ्योरम है। थोड़ा जल्दी करो।
हो गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, सुनना, अब अपन को क्या करना है कि जो 8 वोल्ट का स्रोत है ना वो दूसरे लूप में लगाना है। तो अब की बार क्या करेंगे अपन, यहां से हटाएंगे और दूसरे लूप में लगा देंगे। तो दूसरे लूप में लगाएंगे तो यहां से हटा दो इसे, इसको शॉर्ट सर्किट कर दो और यहां लगा दो किसके अंदर, इस दूसरे लूप में। अब दूसरे लूप के अंदर लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी भाई, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब की बार प्लस से माइनस यो होगी, ठीक है ना। इस वाली करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी इस तरीके से। इस वाली करंट को नाम दे देता हूं मैं I1 डैश, इस वाली को नाम दे देता हूं I2 डैश। अब की बार मुझे कौन सी करंट ज्ञात करनी है, I2 डैश, क्योंकि सोर्स लगा है सेकंड लूप में, तो करंट कौन से लूप की ज्ञात करनी है, पहले लूप की। तो देखो वही अपन लूप सेकंड में KVL लगाएंगे, पहले यहां से चलेंगे माइनस का 8, फिर आ जाएगा मेरे पास में 3I1 डैश, फिर आएगा मेरे पास में 4I1 डैश, फिर आएगा माइनस का 4I2 डैश इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा अपने पास में 3I1 डैश, सॉरी 7I1 डैश, 7I1 डैश माइनस का 4I2 डैश इक्वल टू 8। इसे देंगे अपन समीकरण नंबर कौन सा, 3 दे दो। अब इधर लगाओ लूप फर्स्ट के अंदर, अभी करते हैं मुश्किल से 1 मिनट में, ठीक है। तो लूप फर्स्ट के अंदर लगाओगे तो यहां से स्टार्ट कर लो 2I2 डैश, 2I2 डैश, फिर इधर चलेंगे तो 4I2 डैश, और पड़ोस वाले लूप की करंट माइनस का 4I1 डैश इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा ये 4I1 डैश और ये हो जाएगा अपने पास में 6I2 डैश इक्वल टू 0, और इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर कौन सा, 4। अब क्या करना है अपन को, देखो हाँ जी, देखिएगा क्या करना है अपन को, I2 डैश ज्ञात करना है तो I1 डैश कटना चाहिए। तो I1 डैश कैसे कटेगा बताओ, I1 डैश काटने का तरीका है समीकरण नंबर, इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे। तो समीकरण किसको, 3 को तो 4 से, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से गुणा कर जोड़ने पर। तो अब देखते जाओ आप लोग, देखो इसको मल्टीप्लाई किया है 4 से, 28 I1 डैश, किससे मल्टीप्लाई किया है 4 से, 16I2 डैश, और इसको मल्टीप्लाई किया है 4 से, कितना आ गया 32। इसको मल्टीप्लाई किया है अपन ने 7 से, 28I1 डैश, फिर ये आ जाएगा मेरे पास में कितना 42, I2 डैश इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो देखो ये आ जाएगा अपने पास में, इससे कट गया तो ये हो गया 24I2 डैश इक्वल टू 32, I2 डैश इक्वल टू हो गया 26, हो गए 24 का से। सही है, 26 होगा। तो 32/26, तो ये तो वही हो गया कितना, 1 बटा, सॉरी
1.23 एम्पियर। तो I2 और I2 डैश बराबर आ गया, इसका मतलब पारस्परिकता की प्रमेय क्या है, सत्य है। ठीक है, I2 और I2 डैश बराबर आ गया, इसका मतलब पारस्परिकता की प्रमेय क्या है, सत्य है। चल ठीक है, जिसका रह रहा है वो कंप्लीट कर दो। यहाँ लास्ट में लाइन लिख देना, चूंकि I2 व I2 डैश समान है, अतः पारस्परिकता प्रमेय सत्य है। प्रमेय सत्य। चल सबने कर लिया होगा, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जिसने नहीं किया वो उतार लो फटाफट, है ना। वैसे तो खुद से करना था क्वेश्चन। अब अपन लेंगे अगली प्रमेय, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो रे, हो गया है कंप्लीट सबका। चलो आ जाओ। हाँ। अगली प्रमेय लगाओ आप लोग, अध्यारोपण की प्रमेय। नेक्स्ट प्रमेय लगाना आप लोग, अध्यारोपण की प्रमेय। नेक्स्ट प्रमेय लगाना अध्यारोपण की प्रमेय, ये दूसरी प्रमेय है। और सुनो मेरी बात, ये वाली थ्योरम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये वाली थ्योरम क्या करनी है, पहले तो स्टेटमेंट ढंग से समझना है ना। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर दोगे। कैसे होगा, ये मेरे पास में एक परिपथ है, ध्यान देना ना। पहले स्टेटमेंट समझा रहे हैं अपन रफली, है ना। स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर कि कैसे ये थ्योरम क्या कहना चाहती है। ये हमारे पास में एक परिपथ है जिसमें 3 प्रतिबाधा है, Z1, Z2 और Z3, और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे। ये वाला वोल्टेज सोर्स है E1, और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है मेरा यहाँ पे, ये वाला वोल्टेज सोर्स है E2। ये E1 है और ये क्या है, E2 है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, जनरली मान लो मैं ऐसे कह दूं प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होगी, तो करंट ऐसे जाएगी, ठीक है ना। इधर प्लस से माइनस की तरफ करंट आएगी तो करंट ऐसे आएगी, ठीक है। करंट कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब क्या करना है, मान लो ये वाली करंट है I1, और ये वाली करंट क्या है मेरे पास में, I2 है। ये वाली करंट है I1 और ये वाली करंट क्या है मेरे पास में, I2 है। तो सबसे पहले मान लो मैंने इस प्रतिबाधा को कंसिडर कर लिया। कौन सी प्रतिबाधा को कंसिडर कर लिया, Z1 प्रतिबाधा को कंसिडर कर लिया। तो अपन को क्या करना है, देखो इसको मिटाता हूं एक बार। हमको क्या करना है, हमने मान लो Z1 प्रतिबाधा को कंसिडर कर लिया। अब क्या करने है अपन को, सबसे पहले एक एक सोर्स रखना है, एक एक सोर्स क्या करना है, हटाना है। क्या करना है, एक एक सोर्स रखना है और एक एक सोर्स को क्या करना है, हटाना है। अरे बीच में तेरी एग्जाम की कहां से जानकारी आ गई, एग्जाम हो गया, पागल हो गया बिल्कुल ही। मैं अध्यारोपण समझा रहा हूँ, उसको एग्जाम की सोच रही है। हाँ जी ध्यान दो, है ना। मैं ऐसे कह रहा हूं
क्या आपने कोई एक प्रतिबाधा कंसीडर कर ली, मान लो आपने Z1 कंसीडर कर ली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आपने Z1 प्रतिबाधा को कंसीडर किया है, अब कोई जरूरी नहीं है Z1 को करें अपन, Z2 को भी कर सकते हैं, Z3 को भी कर सकते हैं, कोई से भी प्रतिबाधा को अपन यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं और तीनों को भी कंसीडर कर सकते हैं, सीधी बात बोलूं तो मैं, है ना। देख, तो हमें क्या करना है, मान लो मैंने Z1 को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, एक एक स्रोत रखना है। मान लो केवल मैंने पहले लूप के अंदर लगा हुआ सोर्स रखा है E1 और इस वाले E2 को क्या करना है, आपको शॉर्ट सर्किट करना है। इसको कर दिया मैंने शॉर्ट सर्किट, किसको रखा मैंने, E1 को, और इसको क्या कर दिया मैंने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इसके कारण इस Z1 में जो करंट फ्लो होगी, वो करंट मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। मान लो वो करंट है मेरे पास में I1 डैश, क्या है, I1 डैश। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास में दो सोर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर से मैं एक सोर्स को क्या रखूंगा और दूसरे सोर्स को क्या करूंगा, शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको रखा, तो इस सोर्स के कारण जो Z1 है उसमें जो I1 डैश करंट फ्लो हो रही है, इस I1 डैश करंट को मैं क्या कर लूंगा, ज्ञात कर लूंगा, ठीक है। अब सुन, फिर क्या करना है आपको, इस E1 को हटाना है और E2 को रखना है। E1 को हटाना है और किसको रखना है, E2 को रखना है। E1 को हटा दो और किसको रख दो, E2 को रख दो। हटाने का मतलब हो गया इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, ठीक है ना। और ये रहा मेरे पास में E2। अब इस E2 सोर्स के कारण इस Z1 के अंदर मान लो करंट फ्लो हो रही है, कितनी, I1 डबल डैश। कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 डबल डैश करंट फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 डबल डैश। अब देखो, ये है मेरे पास में Z1, ये है मेरे पास में I1 डैश और ये है मेरे पास में I1 डबल डैश। दोनों करंट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो परिणामी करंट क्या लिखूंगा मैं, I1 इक्वल टू कितनी आएगी, I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। क्या लिखेंगे अपन, I1 डैश माइनस I1 डबल डैश लिखेंगे, क्या, परिणामी करंट का मान। अब ये जो करंट है ना, ये जो करंट है, मतलब ये दोनों अपोजिट हो गई, अगर दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर तो जुड़ जाती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो दोनों क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये जो करंट मिली है ना I1, ये करंट उतनी ही होगी जितनी हमने दोनों सोर्स एक साथ लगाकर, मान लो दोनों सोर्स एक साथ लगे हुए हैं। सर दोनों सोर्स एक साथ लगे होने का मतलब क्या है, ये Z1 लगा हुआ है, सॉरी ये तो प्रतिबाधा है ना, तो दोनों सोर्स एक साथ लगे होने का मतलब है ये लगे दोनों सोर्स एक साथ। अब दोनों सोर्स एक साथ लगे हुए हैं, इन दोनों सोर्स के एक साथ लगे होने के कारण अगर मैं Z1 के अंदर फ्लो करंट I1 ज्ञात करूं, तो ये I1 करंट का मान उतना ही आएगा जितना अलग अलग सोर्स को रखने पर करंट का मान आएगा। मेरी बात सुनो, क्या है ये थ्योरम, ये एक परिपथ है आपके पास में ना, इस परिपथ के अंदर दो लूप हैं, पहला लूप दूसरा लूप। पहले लूप के अंदर करंट मान लो I1 है, दूसरे लूप के अंदर करंट मान लो कितनी है, I2 है। तो मैंने पूछा Z1 के अंदर कौन सी करंट फ्लो हो रही है, तो आप कहोगे I1। तो दोनों लूप के अंदर I1 है एक में, एक में I2 है। तो ये दोनों लूप में अपन KVL लगाकर उसको सोल्व करके अपन किसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं, I1 ज्ञात कर सकते हैं ना। जैसे अभी अपने पास में परिपथ आए थे दो दो लूप के, है ना, तो उसके अंदर क्या करते थे अपन, दोनों लूप में KVL लगाते थे और फिर क्या करते थे अपन, सॉल्यूशन करके किसी एक लूप की करंट ज्ञात कर लेते थे। तो इस पहले लूप की करंट क्या है, I1 है, और Z1 के अंदर प्रवाहित धारा भी कितनी है, I1 है। तो इस I1 करंट का मान मैं KVL लगाकर कैलकुलेट कर सकता हूं, ज्ञात कर सकता हूं। तो मैंने इसका मान मान लो KVL लगाकर ज्ञात कर लिया। अब इसका मान उतना ही आना चाहिए जितना मान क्या हो, जैसे मान लो इसका मान उतना ही आना चाहिए I1 का मान जितना क्या हो, एक एक सोर्स लगे होने के कारण हो। कैसे, एक एक सोर्स लगे होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने E1 ले रखा है, केवल E2 को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये लो मैंने E2 को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इस Z1 के अंदर करंट जो फ्लो हो रही है वो मान लेता हूं I1 डैश। तो मैं क्या करूंगा, I1 डैश क्या कर लूंगा, ज्ञात कर लूंगा। फिर क्या करेंगे अपन, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये लो मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया,
और इसके अंदर लगा हुआ है मेरे पास में E2, ठीक है ना। अब इस E2 के कारण इसके अंदर करंट मान लेता हूं कितनी है, I1 डबल डैश, और तो मैं ये I1 डबल डैश भी ज्ञात कर लूंगा, तो I1 डबल डैश ज्ञात कर लूंगा। अब ये दोनों करंट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो ये डिफरेंस उतना ही आना चाहिए जितने दोनों एक साथ लगे हुए थे ना। जब दोनों सोर्स एक साथ लगे हुए थे तो मैंने Z1 के अंदर फ्लो करंट I1 ज्ञात करी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक सोर्स को रखा, दूसरे को शॉर्ट सर्किट किया और उस Z1 में फ्लो करंट ज्ञात कर ली। फिर मैंने दूसरे को रखा, पहले को शॉर्ट सर्किट किया, फिर मैंने Z1 के अंदर फ्लो करंट ज्ञात कर ली। तो इन करंट का जो बीज गणितीय योग है, ठीक है ना, इन करंट का जो बीज गणितीय योग है वो किसके बराबर होगा, इसमें जब अपन दोनों सोर्स एक साथ लगे हुए होते हैं ना, तब अपन कैलकुलेट करते हैं ना I1 करंट का मान, उसी के क्या होगा, बराबर होगा। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? एक बार रिप्लाई करना, ये बात समझ में आई? एक बार रिप्लाई करना, ये बात समझ में आई? आ गई? क्लियर है? चलो, आ गई सबको बात समझ में? भाई हम, एक ने लिखा है थोड़ा कम आया, थोड़ा क्या होता है, या तो आया ही नहीं, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा जैसा सिस्टम काम ही नहीं करता, या तो आता ही नहीं है या आता पूरा ही है, इसमें थोड़ा जैसे कुछ होता ही नहीं। देखो ध्यान दो, चलो तुम तो लिखो इसके अंदर, है ना। अभी अपन थ्योरम करेंगे तब आ जाएगा, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, रहा वहा तब आ जाएगा। लिखना इसके अंदर, है ना, लिखना, इस प्रमेय के अनुसार, स्टेटमेंट लिखो ना, इस प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ में, इस प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ में दो या दो से अधिक स्रोत हो, दो या दो से अधिक स्रोत हो, तो किसी एक प्रतिबाधा में, तो किसी एक प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा का मान, तो किसी एक प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग स्रोत के कारण, अलग अलग स्रोत के कारण, अलग अलग स्रोत के कारण प्रवाहित धारा के, प्रवाहित धारा के बीज गणितीय योग के तुल्य होता है, बीज गणितीय योग के तुल्य होता है, जबकि स्रोत को, जबकि स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से, जबकि स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाए, जबकि स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाए। देखो ये जो लास्ट लाइन बोली है ना, स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाए, इसका मतलब क्या है? देखो ये क्या थे, वोल्टेज सोर्स थे। जैसे मैंने E1 को रखा तो E2 क्या है, वोल्टेज सोर्स है, E1 भी क्या है, वोल्टेज सोर्स है। जब मैं E1 को रखूंगा तो E2 को मुझे क्या करना है, हटाना है। तो E2 क्या है, वोल्टेज सोर्स है, और वोल्टेज सोर्स को जब भी हटाते हैं या उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। क्यों करते हैं शॉर्ट सर्किट? देखो
वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। पहली क्लास के अंदर मैंने समझाया था। और जीरो रेजिस्टेंस का मतलब होता है आप उसे क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। अरे जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप शॉर्ट कर दो। ये मेरा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको हटाकर शॉर्ट सर्किट कर दूंगा इस तरीके से, तो किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं है, करंट आराम से फ्लो होगी, ठीक है। आर इक्वल टू कितना है, 0 है। और जबकि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। इसलिए क्या करते हैं अपन, जो लाइन लिखते हैं ना, कि स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दे। इसका मतलब होता है अगर वोल्टेज सोर्स है तो आप क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, और करंट सोर्स है तो आप क्या कर दो, ओपन सर्किट कर दो। चलो अब देखो प्रूफ, देखो प्रूफ है ना। माना, देखते जाओ ना, दिए गए परिपथ में दो वोल्ट का स्रोत E1 व E2 उपस्थित है। माना किसी परिपथ में वोल्ट का स्रोत E1 व E2 उपस्थित है तथा Z1, Z2 व Z3 प्रतिबाधाएं भी उपस्थित है। माना किसी परिपथ में दो वोल्ट का स्रोत E1 व E2 उपस्थित है तथा Z1, Z2 व Z3 प्रतिबाधाएं भी उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, देखो एक परिपथ बनाना है जिसमें ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Z3 हो गया, इधर लगा हुआ है E1, इधर लगा हुआ है E2। ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, ठीक है। अब इस वाले लूप के अंदर करंट मान लेता हूं मैं I1, प्लस से माइनस की तरफ, इधर प्लस से माइनस की तरफ आएगी तो ऐसे आएगी करंट, इधर उल्टी आएगी जस्ट। ये हो गया I2, ये अपन चलने की दिशा ले लेते हैं। वैसे मैं चलने की दिशा दिखा रहा हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको आता है डायरेक्ट लगाना तो आप चलने की दिशा यही लो, करंट की दिशा में, इसमें करंट की दिशा ऐसी है ना, ऐसे, चलने की दिशा ये लो, ठीक है। चलो, ये है मेरे पास में लूप फर्स्ट, ये है मेरे पास में लूप सेकंड। आपको क्या करना है, आपको I1 और I2 करंट ज्ञात करनी है। इसे उतारो और फिर इसमें KVL लगाओ, इसमें KVL लगाओ, और I1 और I2 दोनों करंट क्या करो, ज्ञात करो। उतारो इसे फटाफट। और क्या करना है आपको, I1 और I2 करंट कैलकुलेट करनी है। खूब ढंग से सिखा रखा है इन करंट का मान ज्ञात करना।
अब सुनो, आपको I1 और I2 करंट ज्ञात करनी है, तो आप पहले I1 करंट ज्ञात कर लो, है ना। आप I2 करंट ज्ञात करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी एक करंट ज्ञात करके भी अपन इसको प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, ठीक है, पहले तो आप I1 करंट ज्ञात कर लो ना। चलो, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। I1 करंट ज्ञात करनी है पहले ना, I2 मत जाना भी ना, केवल I1 ज्ञात करो ना। कैसे ज्ञात करोगे? लूप फर्स्ट में KVL लगा दो, KVL लगाने पर कैसे लगाओगे? यहां से चलो, माइनस का E1, फिर इधर आएगा Z1 I1, फिर इधर आएगा Z3 I1, फिर I2 करंट भी कैसे आ रही है? ऊपर से ही आ रही है, तो ये आएगा प्लस Z3 I2 इक्वल टू 0। वापिस बता देता हूं, माइनस का E1, फिर आएगा Z1 I1, फिर आएगा Z3 I1। I2 करंट भी इसके अंदर ऊपर से ही है, चलने की दिशा भी ऊपर से ही है, तो प्लस आएगा ना, ये नीचे से नहीं है, ध्यान रखना ना। तो ये आ जाएगा अपने पास में Z1 प्लस Z3 I1, फिर आएगा Z3 I2 इक्वल टू E1। एक बात बताओ, सबकी यही आया है? यही आया है। लूप फर्स्ट के अंदर केवीएल, कई बार क्या गलतियां हम ऐसे कर जाते हैं, इसमें देखो करंट ऐसे आ रही है ना, चलने की दिशा भी ऊपर से नीचे का है, I1 करंट भी ऊपर से नीचे का है, I2 करंट भी क्या है? ऊपर से नीचे का ना। ठीक है, चलो अब देखो, अब लूप सेकंड में लगा दो। KVL लगाने पर, अगर लूप सेकंड में KVL लगाओगे, यहां से चलोगे तो क्या आएगा? माइनस का E2, फिर ये आएगा यहां से Z2 I2, फिर ये आएगा ऊपर से क्या? Z3 I2, और इसमें करंट Z3 के अंदर I1 करंट भी ऊपर से ही आ रही है, तो ये आएगा Z3 I1 इक्वल टू 0। इसका सॉल्व करो, ये आ गया Z3 I1 प्लस Z2 प्लस Z3 I2 इक्वल टू E2। समीकरण नंबर देंगे 2। अब क्या करना है आपको? I1 कैलकुलेट करना है। पहले पहले क्या कैलकुलेट करना है? I1। I2 कैलकुलेट मत करोगे ना, ठीक है। I2 अगर आपको बहुत बड़ा प्रूफ करना है इसका, तो I2 कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज I1 से भी काम हो जाएगा पूरा ना, ठीक है। अब I1 कैलकुलेट करना है ना, तो I2 कटना चाहिए। तो I2 कैसे कटेगा? देखो, इसको Z2 Z3 से, इसको Z3 से गुणा करेंगे, आपस में घटाएंगे, तब जाके कटेगा। देखो, समीकरण 1 को Z2 प्लस Z3 व समीकरण 2 को Z3 से गुणा कर घटाने पर, तो देखना सारे के सारे, इसको Z2 Z3 से मल्टीप्लाई किया है, तो Z1 प्लस Z3, ये हो गया मेरे पास में Z2 प्लस Z3, ये है I1, ठीक है। समीकरण 1 को Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई किया है, इधर आएगा Z3, Z2 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं I2 इक्वल टू Z2 प्लस Z3 E1, ठीक है। हाँ, I1 फाइंड करनी है, यही तो कह रहा हूं मैं। इक्वेशन 1 को Z3 से I1 फाइंड करनी है, तो इक्वेशन 1 को Z3 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा भाई? I2 कटेगा तभी तो, ठीक है।
अरे भाई I2 कैंसिल आउट करना है ना, तभी तो I1 कैलकुलेट करोगे। चलो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, Z3 से। ये हो जाएगा Z3 स्क्वायर, इधर क्या आएगा अपने पास में, इसको मल्टीप्लाई करना है Z3 से, अब आपस में घटा दो, देखो घटाएंगे तो ये तो खत्म, इधर से I1 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा Z1 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3 माइनस का Z3 स्क्वायर, इधर है मेरे पास में Z2 प्लस Z3 E1 माइनस का Z3 E2, इसको सॉल्व कर लो, यहां से आएगा Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 Z3 स्क्वायर, फिर माइनस Z3 स्क्वायर इक्वल टू है Z2 प्लस Z3 E1 माइनस Z3 E2, इससे कट गया, तो यहां से I1 कैलकुलेट हो जाएगा आपका कितना, Z2 प्लस Z3 E1 माइनस Z3 E2 बटा कितना आएगा, Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 ये ज्ञात कर लिया अपन ने I1 का। अभी I2 का मान मत ज्ञात करो, I1 ही काफी है, इसे देंगे समीकरण नंबर 3। इसे क्या देना है, समीकरण नंबर 3 देना, ठीक है। ये उतार लो, किसी का रह रहा है, इसे उतार लो फटाफट। हाँ I1 फाइंड करनी है ना, यही तो करनी, हम तो दोनों लूप में KVL लगा दिया, तो दोनों में लगाओगे KVL, तो एक लूप में KVL लगा के कैसे फाइंड करोगे भाई, एक लूप में KVL लगा के कैसे फाइंड करोगे, लगेगा तो दोनों में ही। इसको नीचे करना है क्या, किसी का रह रहा है तो देख लो, किसी का रह रहा है फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ना, ठीक है। और किसी का रह भी रहा है तो अभी तो YouTube पे क्लास डाली जा रही है ना राखी तक, तो देख सकते हो, है ना, ठीक है। इसके आगे कल करेंगे अपन, जरूरत पड़ेगी तो ही I2 ज्ञात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे।